अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी आज इतिहास के पन्नों से गायब हो चुके हैं। अनडाउटली वे भारत के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री रहे और अगर वे भारत के प्रधानमंत्री ना होते तो आज भारत काफी कुछ हार चुका होता। तो आज मैं उन्हीं के बारे में आपको बताने वाला हूँ कुछ किस्से कहानियां। जी हाँ, किस्से कहानियां, ना कि बायोग्राफी। बचपन में लाल बहादुर शास्त्री जी एक गार्डन में गए। वहां पर उन्हें फूल दिखता है और वो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो वो उस फूल को तोड़ लेते हैं। फिर ये देखते ही वहाँ का गार्डनर आता है और लाल बहादुर शास्त्री जी को डांटने लगता है। वहाँ पर रोने लगे। ये देख के गार्डनर ने उन्हें समझाया कि भाई तुम किसी और की वस्तु बिना पूछे मत लिया करो। अगर तुम्हें किसी और की वस्तु चाहिए तो तुम पूछ के ले लो, वरना मत लिया करो। तो इस सीख को लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत अच्छे से लिया। इसका एक और एग्जाम्पल दिखता है कि जैसे उनके आसपास जब मेला भर रहा था तो उनकी मम्मी ने किसी और से पैसे ले लिए मेला घूमने के लिए। अब लाल बहादुर शास्त्री जी ठहरे स्वाभिमानी, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं मेला देखने जाऊंगा तो अपने पैसों से जाऊंगा, वरना जाऊंगा ही नहीं। तो वे मेला देखने नहीं गए। ऐसा एक बहुत फेमस सा एग्जाम्पल है नदी का, वो तो आप सबने जरूर सुना होगा। तो चले मैं एक और बार बता देता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी पूरी गंगा नदी को पैदल पार करके जाया करते थे। वे अपनी पुस्तकें तथा अपनी यूनिफॉर्म सर पे रख के ले जाया करते थे। अब तुम सोच रहे होंगे कि कोई व्यक्ति गंगा को पैदल कैसे पार कर सकता है, वो भी छोटा बच्चा। तो मैं बताता हूँ, गंगा जी हर जगह से गहरी नहीं है। कहीं कहीं जगह ऐसी है जहाँ पर वे कम गहरी है, तो वहाँ पे आराम से पैदल उसे पार किया जा सकता है। तो उनकी डिटर्मिनेशन देखकर एक नाव वाला बोला कि भाई तुम मेरी नाव में फ्री में सवारी कर सकते हो। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा नहीं, इस तरह से आपका नुकसान होगा, क्योंकि जिस सीट पे मैं बैठूंगा उस सीट पर आप शायद किसी और को बिठा सकते थे जिससे आप पैसे लेते। उनके पिताजी का देहांत बचपन में ही हो जाता है, तो वो इतने गरीब थे कि वे पुस्तकें भी नहीं खरीद सकते थे। तो एक दिन टीचर कहता है कि अगले दिन तुम्हारी इंग्लिश की असाइनमेंट है। साथ ही साथ उनको पता चलता है कि अगले दिन उनका एक एग्जाम है, तो उन्हें दोनों चीज़ की तैयारी करनी थी और उन्हें असाइनमेंट भी पूरी करनी थी। तो वे एक इंग्लिश की बुक अपने दोस्त से बोरो कर लेते हैं। फिर वे उस इंग्लिश की बुक से अपनी पूरी रात बैठकर उसे कॉपी करते हैं और असाइनमेंट भी पूरी करते हैं। और ये सब होने के बाद वे पूरी रात जगकर अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगले दिन जब वे उठ के जाते हैं, अब तो वे एग्जाम में अव्वल आ गए थे। ये देखकर टीचर बहुत खुश हुए। उनकी असाइनमेंट भी पूरी थी, ये देखकर टीचर और भी खुश हुए। फिर बाद में टीचर ने पूछा कि जो जो बुक नहीं लाए वो बाहर निकल जाओ। तो शास्त्री जी भी खड़े हो गए। अब ये देखकर टीचर ने उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया कि तुम इतने होनहार बच्चे हो पर तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। तो टीचर ने उन्हें बहुत ज्यादा डांट दिया। उसके बाद उनका दोस्त टीचर को बताता है कि ये इतने गरीब हैं कि इनके पास बुक खरीदने के भी पैसे नहीं है। तो टीचर को बुरा लगता है और वो कहते हैं शास्त्री जी से, कोई नहीं, तुम अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा समझो मैंने तुम्हें डांटा ही नहीं है। उसके बाद टीचर ने उनकी सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा ली। ये थे शास्त्री जी के कुछ बचपन के किस्से। अब कुछ बड़े होने के किस्से मैं आपको सुना देता हूँ। यारो, स्वतंत्रता की लड़ाई में जेल में जाना बहुत गर्व की बात होती थी। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी भी जेल गए थे और जब वे जेल जाते थे तो एक संगठन थी, उनका काम था स्वतंत्रता सेनानियों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना। तो ऐसे ही शास्त्री जी की फैमिली को 50 रुपए भेजे जाते थे। तो एक बार शास्त्री जी ने अपनी वाइफ को लेटर लिखकर पूछा कि क्या जो मैं पैसे भेज रहा हूँ वो तुम्हें काफी है। तो उनकी वाइफ कहती है मेरा तो सिर्फ 40 रुपए में काम हो जाता है और मैं 10 रुपए बचा भी लेती हूँ। तो शास्त्री जी ने उस संगठन को लिखकर भेजा कि मेरे लिए सिर्फ 40 रुपए बहुत है, आज से मुझे 40 रुपए भेजा करो, जो 10 रुपए हैं वो किसी जरूरतमंद को दे दो। जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे नेहरू जी के कैबिनेट में, तो उनके कार्यकाल में एक ट्रेन दुर्घटना हुई। ट्रेन दुर्घटना होते ही वे कहते हैं कि मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ तथा इस पर सारी इन्वेस्टिगेशन होगी और मैं अपना पद से रिजाइन कर रहा हूँ। ये आजकल का कोई पॉलिटिशियन नहीं कह सकता, बट उन्होंने कहा और इवन वे करने भी चल दिए। फिर नेहरू जी ने कहा कि नहीं, हम आपका रेजिग्नेशन नहीं स्वीकार करेंगे क्योंकि वो आपकी गलती नहीं थी। तो इस बार शास्त्री जी मान जाते हैं कि चलो ठीक है। बट अगली बार एक और रेल दुर्घटना होती है और इस बार शास्त्री जी कहते हैं कि इस बार तो मैं अपना रेजिग्नेशन जरूर दूंगा, चाहे ये मेरी गलती हो या ना हो, पर ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मेरे को अच्छे से नियंत्रण करना चाहिए था। तो वे अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। इवन नेहरू जी इसको भी मना करते हैं कि मैं नहीं लूंगा रेजिग्नेशन, बट फिर भी उन्हें दे देते हैं। वो रेजिग्नेशन कंप्लीट करते हैं और वे अपने पद से हट जाते हैं। हालांकि इसमें शास्त्री जी कोई गलती नहीं थी। उस समय एडवांस जो कम्युनिकेशन सिस्टम थे नहीं डेवलप हुए थे, तो उस समय फिजिकल उस पर रहना पड़ता था।
फिजिकल सिग्नल्स पर कि अगर ट्रेन रुकवानी है तो ट्रेन के नीचे पटाखे बजा देना, इस टाइप की चीजें। तो उस समय रेल दुर्घटना होना आम बात थी, फिर भी शास्त्री जी ने उस चीज की पूर्णतः जिम्मेदारी ली। जब नेहरू जी की डेथ हो जाती है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। सब चाहते थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, बट लाल बहादुर शास्त्री जी ने कभी नहीं कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। आपसी सहमति और पूरे निर्णय के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने तो सबको लगा ये बहुत ज़्यादा वीक हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और उनको चिढ़ाने लगे क्योंकि उनका छोटा सा कद था। अब नेहरू जी ठहरे बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी के, एक बड़ा सा कद और फुल्ली डेवलप्ड शरीर, बट शास्त्री जी ऐसे नहीं थे। तो कोई ऑफिसर उनसे बात भी करता था तो उन्हें ज़्यादा इतना ऑनर दे के उनसे बातें नहीं करता था। फिर भी शास्त्री जी ने अपना कार्यकाल बहुत अच्छे से संभाला कि ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया को मिल ही नहीं सकता। एक और बात है, उनका बेटा को जब लगा कि मेरे पिताजी प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो नकली तरीके से अपना ड्राइविंग लाइसेंस को पास कराता है। जैसे ये बात शास्त्री जी को पता चली और शास्त्री जी ने सभी कर्मचारियों के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन गठित की और साथ साथ अपने बेटे को उसे बहुत अच्छे से सीख दी। और अब आता है वो पार्ट जिसने शास्त्री जी को एकदम उभार के रख दिया, जिसके लिए हम आज भी शास्त्री जी को याद करते हैं, भारत और पाकिस्तान का युद्ध। पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री लगा दी थी कश्मीर के अंदर। अब लाल बहादुर शास्त्री जी के पास एक प्लान आया जो कि मैं बताता हूँ। उन्होंने तीनों चीफ को बुलाया, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के, और उन्होंने डिस्कस करा कि अगर हमने डायरेक्टली फाइट करने गए पाकिस्तान से कश्मीर के अंदर तो हमारे पास थोड़े पुराने इक्विपमेंट हैं, तो हम शायद कश्मीर का कुछ पार्ट लॉस कर दें। तो हम एक काम करते हैं, अगर उन्होंने हमारा पार्ट हथियाया है तो हम उनका लैंड जीतेंगे। जी हाँ, हथियाएंगे नहीं, जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारा हथियाने की कोशिश करी है तो हमारा संपूर्ण हक है उनके लैंड पर। उन्होंने लोहे का जवाब स्टील से दिया। तो हम लोग पाकिस्तान का काफी ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं और पाकिस्तानी आर्मी एकदम दहशत में थी कि इन्होंने क्या कर दिया। इवन हम उन्हें कश्मीर से भी बहुत अच्छे से हैंडल किया। उसके बाद सिर्फ ये दिक्कत नहीं थी, दिक्कत तो भी स्टार्ट हुई थी। दूसरी दिक्कत थी इंडिया में फूड की शॉर्टेज। तो फूड की शॉर्टेज को ठीक करने के लिए शास्त्री जी ने बोला कि आज से हर एक हफ्ते में एक दिन मेरे साथ सब लोग उपवास करेंगे, उस दिन कोई कुछ नहीं खाएगा। दूसरी बात, जहां भी तुम्हें लगे कि अनाज उगाया जा सकता है वहां पर अनाज उगाओ। अनाज उस समय प्राइमरली गेहूं चावल थे, तो ज्यादातर गेहूं उगाओ। और फूड की शॉर्टेज इसलिए हुई थी क्योंकि वार के वक्त अमेरिका ने मना कर दिया था कि भाई हम नहीं भेजेंगे तुम्हें, क्योंकि अमेरिका उस समय पाकिस्तान के साथ खड़ा था। तो उसी समय शास्त्री जी ने बहुत अच्छे साइंटिस्टों के साथ मिलकर ग्रीन रिवॉल्यूशन भी लाई इंडिया में, जिसका नतीजा ये रहा कि भारत में उस समय कहीं भी घूमो हमें फसल दिखाई दे जाती थी और हमारी फूड की कमी पूरी हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन को भी हरी झंडी दिखाई और साथ साथ कुछ नए लॉ बनाए जिससे कॉर्पोरेट को बहुत फायदा हुआ। मैं ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बस ये समझो कि उससे बिजनेस को बहुत फायदा हुआ ताकि इंडिया की इकोनॉमी सुधर सके। तो उन्होंने ये तीनों चीजें, इकोनॉमी की, फूड शॉर्टेज की और वार की, सबसे बेहतरीन तरीके से ठीक करी, जो कि शायद और कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर पाता। और अब आता है लाल बहादुर शास्त्री जी की जिंदगी का सबसे डार्क पार्ट। उनको बुलाया जाता है ताशकेंट में रशिया के द्वारा। बुलाया क्यों जाता है? उस समय वॉर चल रहा था रशिया और अमेरिका के बीच, कोल्ड वॉर। ये वॉर गनों से नहीं लड़ा जाता बल्कि लड़ा जाता है कि कौन कितना सर्वश्रेष्ठ है। रशिया को दिखाना था कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का फैसला किया। अब मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं आपको एक बात बता कि जब इंडिया और चाइना का वार हुआ था तो वार जब रोका गया तो सीज फायर हुई थी, मतलब कि चाइना ने जितना भी हमारा एरिया ऑक्यूपाई कर रखा था वो हमें वापस नहीं दिया गया। बट अब उल्टा हुआ, जब इंडिया ने पाकिस्तान का एरिया ऑक्यूपाई करा और पाकिस्तान ने हमारा एरिया हथियाया, तो स्ट्रेटेजिकली हमारे पास पाकिस्तान का ज्यादा पार्ट था और ट्रीटी में ये कहा गया कि सब अपनी पुरानी पोजीशन पे हो जाएंगे, यानी जो वार से पहले की थी। मतलब कि इंडिया ने जो पार्ट लिया पाकिस्तान का वो अब उन्हें वापस देना पड़ेगा और पाकिस्तान को भी। तो शास्त्री जी इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि जब पहले सीज फायर हुआ था तो इस बार भी सीज फायर होना चाहिए, पर उस समय सारा वर्ल्ड हमारे खिलाफ था तो सीज फायर नहीं हुआ और हमें वो लैंड देना पड़ा। उसके बाद शास्त्री जी की बात होती है अपनी वाइफ से। वे बताते हैं कि हमें हाजी पीर पास, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकल इंपोर्टेंस वाला पार्ट था, वो पाकिस्तान को वापस देना पड़ा। तो उनकी वाइफ कहते हैं कि हमें वो नहीं देना चाहिए था क्योंकि उसमें हमारे बहुत ज्यादा सैनिक शहीद हुए। शास्त्री जी कहते हैं हाँ ये बहुत दुखद चीज है, पर मेरे पास बहुत अच्छी खबर है जो देश में फिर से उत्साह फैला देगी। ताशकेंट समझौते की रात को ही शास्त्री जी की डेथ हो जाती है। वजह बताई जाती है हार्ट अटैक। उनकी बॉडी पर कुछ कट लगाए थे रशियन डॉक्टर्स ने और उनका सैंपल अपने पास रख लिया था ताकि आगे अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो वे ओपन रहे, मतलब कि उनके पास सारे प्रूफ्स रहे। इसलिए उन्होंने काफी सारी चीजें कलेक्ट
करके रख ली थी। अब मैं ये बात तो नहीं करूंगा कि किसने उनको मरवाया या जो भी है वे इनकी नेचुरल डेथ हुई थी या क्या हुआ, बट मैं कंप्लेन जरूर करना चाहूंगा कि उस समय की इंडियन गवर्नमेंट ने उनका ना तो पोस्टमार्टम करवाया, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन बैठाई। उस समय उनके घर वालों ने कहा कि उन्हें मारा गया है, बट इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। ये बहुत ज्यादा निंदनीय बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर मरा है, वो भी दूसरे देश में मरा है, वो भी एक वार के बाद मरा है। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया, ना इन्वेस्टिगेशन, ना पोस्टमार्टम, कुछ भी नहीं। तो यार ये बहुत ज्यादा कंप्लेन की बात है। ये तो मुझे नहीं पता कि उनको कैसे मरे या किसने मारा, क्योंकि ये तो रहस्य है, ये तो अब कोई नहीं बता सकता। अब अगर इन्वेस्टिगेशन हो भी गई तो इतनी पुरानी चीजें अब मिलना मुश्किल है, और उस समय के लोग इस समय शायद जिंदा भी नहीं होंगे जिन्होंने उनको मारा होगा। बट स्टिल एक न्याय की बात है, उनके साथ काफी ज्यादा अन्याय हुआ। जिन्होंने भारत को इतने आगे लेके गए, उस इंसान के साथ ऐसा हुआ तो भारत के आम नागरिकों को न्याय कैसे मिल सकता है। तो जय हिंद दोस्तों।